नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पहले शाहरुख खान और अब आमिर खान ने असहिष्णुता के हवाले जो तड़का मारा है वह राजनीति का ध्रुवीकरण कराने वाला है। वही स्थिति बन रही है जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते वक्त थी। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी है और उन्हें नापसंद करने वाले अलग अलग तरीकों से गोलबंदी बना दे रहे हैं। कोई संघ परिवार को इस्लामी स्टेट जैसा करार दे रहा है, कोई सरकार और भाजपा के फ्रिंज एलिमेंट का हल्ला करता है, कोई खान पान अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक का रोना रोता है। इन सब का कोर मकसद मोदी सरकार को बदनाम करना है। बहस यह होनी चाहिए थी कि दुनिया इस्लाम को लेकर कैसे इतनी असहिष्णु हुई है, कैसे फ्रांस जैसे महासहिष्णु देश में भी मुसलमानों का जीना हराम हो रहा है। सचमुच आमिर खान, शाहरुख खान, इरफान हबीब और अपने सेकुलर बुद्धिजीवियों को इस्लाम के खिलाफ वैश्विक असहिष्णुता के मुद्दे पर बहस बनानी चाहिए थी, लेकिन ये देसी मकसद लिए हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में सियासी माहौल बनवा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर नरेंद्र मोदी को हटवाने की बात करते हैं तो राहुल गांधी व कांग्रेस आमिर खान के पक्ष में खड़े होकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। जाहिर है बहाना असहिष्णुता का है, लेकिन मकसद राजनीतिक है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके मुख्यमंत्री रहते जैसे हल्ला बोल होता था वह दौर फिर लौटा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों में लग गए हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने 4 साल पुराने भट्टा पारसौल के अपने पैदल यात्रा की तर्ज पर सहारनपुर में पैदल यात्रा की और काश्तकारों के मसाइल को उठाया। उससे पहले मथुरा में पार्टी का एहतसाबी कैंप मुनक्किद हुआ था जिसमें राहुल गांधी शरीक हुए थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के रियासती सदर नीलमल खत्री की जगह नया सदर तकर्रुर किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी को भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह नया सदर तय करना है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सदर चुनने का पैमाना बिल्कुल अलग अलग है। बीजेपी में जहां गैर यादव पसमानदा बिरादरी का सदर बनाए जाने के इम्कानात है, तो कांग्रेस में ज्यादा इम्कान स्वर्ण और खासकर ब्राह्मण सदर बनाए जाने का इम्कान है। बीजेपी में गैर यादव सदर के नाते कुशवाहा और इंतहाई पसमानदा बिरादरी से कुछ लोध लीड जान के नाम पर गौर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अयोध्या तहरीक का चेहरा रहे विनय कटियार एक बार फिर मेन स्ट्रीम में वापसी कर सकते हैं। सदारती ओहदे के लिए उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है। उनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, केशव मौर्य और प्रकाश पाल का नाम भी जेर गौर है। कांग्रेस की जानिब से जितिन प्रसाद सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के पैदल यात्रा में जितिन के अलावा आरपीएन सिंह भी काफी सरगर्म रहे थे, लेकिन कांग्रेस को पसमानदा सदर नहीं बनाना है, इसलिए आरपीएन सिंह का नाम कट सकता है। ब्राह्मण लीड जान में फिर से रीता बहुगुणा जोशी के नाम पर गौर किया जा रहा है और राजेश मिश्रा भी दावेदार बताए जा रहे हैं। बरसरे इक़्तिदार जमात पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में कांग्रेस को अलग थलग नहीं कर पाएगी। मानसून इजलास में कांग्रेस काफी हद तक अलग थलग हो गई थी। उसके 25 मेंबरान पार्लियामेंट को 5 दिन के लिए लोकसभा से मुअत्तल कर दिया गया था और कांग्रेस मजीद ये कि कुछ दिगर मुखालिफ जमातों के दबाव के बावजूद उनकी मुअत्तली खत्म नहीं हुई और पार्लियामेंट की कार्रवाई जारी रही थी। लोकसभा में कांग्रेस के बचे खुचे मेंबरान पार्लियामेंट के हंगामे के बीच कई तरह से काम निपटा लिए गए थे। कुछ अपोजिशन जमातों ने कांग्रेस के रुकावट डालने वाले रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी भी की थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली रहेगी। इस बार कांग्रेस के पीछे कई इलाकाई पार्टियां खड़ी हैं। बिहार के इंतखाबात में कांग्रेस के बनवाए अजीम इत्तेहाद की कामयाबी और उसके बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत ने बीजेपी मुखालिफ जमातों को सोचने के लिए मजबूर किया है। बताया जा रहा है कि कई इलाकाई पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर पार्लिमानी बंदोबस्त में मसरूफ रही हैं। आरजेडी और जेडीयू दोनों के साथ आने से कांग्रेस को फायदा हुआ है। इन दोनों की वजह से यूपीए में रही पुरानी हलीफ जमातें भी कांग्रेस के राब्ते में आई हैं। अदम रवादारी पर चल रही बहस में कांग्रेस का मौक़िफ़ चूँकि तमाम इलाकाई जमातों और लेफ्ट के मुताबिक है, इसलिए वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। जीएसटी पर लाजमी तौर से कांग्रेस की रजामंदी लेने की बात करके जेडीयू ने पार्लियामेंट में कांग्रेस को मजबूती फराहम की है।
कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर ने राहुल गांधी को बगैर मांगे मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन रियासतों में कांग्रेस पार्टी की हुकूमतें हैं उन रियासतों में राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज के वाकये के बाद कांग्रेस के कई लीडर जहरहाना मौका अख्तियार कर गए हैं। इस कॉलेज की तालिबात ने राहुल गांधी की बेइज्जती कर दी। राहुल ने मोदी की मुखालफत की तो तालिबात ने मोदी की तारीफ कर दी। जैसे तैसे राहुल गांधी ने अपनी तकरीर मुकम्मल की और सवाल जवाब का सेशन पूरा हुआ। बताया जा रहा है कि तलबा और नौजवानों के साथ राब्ते का आगाज करने के लिए माउंट कार्मेल कॉलेज का मशवरा कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह का था। दिग्गी राजा के मुखालिफ लीडर का कहना है कि गुज़िश्ता महीने ही राहुल गांधी कर्नाटक गए थे और काश्तकारों से मुलाकात की थी, फिर वहीं से नई मुहिम शुरू करने की जरूरत नहीं थी। राहुल के करीबी एक नौजवान लीडर का कहना है कि बेंगलुरु के बजाय किसी बीजेपी ज़ेरे क़यादत रियासत से इस मुहिम का आगाज किया जाना चाहिए था। भोपाल, रायपुर, जयपुर या अहमदाबाद ज्यादा बेहतर जगह होती। अब कांग्रेस लीडर को इस बात की फिक्र सता रही है कि बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज में जो कुछ हुआ है वो दूसरी जगह न दोहराया जाए। एक बार ऐसा अमल शुरू हो जाने पर ये ट्रेंड बन जाता है। राहुल के करीबी मान रहे हैं कि इस मुहिम का आगाज बेहतर होना चाहिए था। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम आइन के मौके पर इसके बानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि आइन का कोई भी जिक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए आइन को तैयार किए बगैर उन्हें याद किया जाना मुकम्मल नहीं हो सकता है। मोदी ने कहा, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मुल्क के लोगों को पहले यौम आइन पर मुबारकबाद देते हुए मोदी ने कहा कि अब इसे हर साल मनाया जाएगा। गौरतलब है कि आज ही के दिन 1949 में भारत का आइन तैयार किया गया था। वजीर आजम मोदी ने ट्विटर के जरिए मुल्क की आवाम को मुबारकबाद देते हुए आइन के नजरियात और उसूलों को बरकरार रखते हुए ऐसे भारत की तामीर करने की अपील की जिससे इसके बानी और असलाफ को फख्र महसूस हो सके। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये दिन उन तमाम अजीम खवातीन और मर्दों को खिराज अकीदत पेश करता है जिन्होंने भारत को एक आइन देने के लिए बेइंतहा काम किया है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने भी आइन के बानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अपनी पार्टी का दावा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ही अंबेडकर की अनोखी सलाहियत को पहचान कर उनको आईनी सभा में शामिल किया था। आइन की तामीर और डॉक्टर अंबेडकर पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी पेश करते हुए सोनिया गांधी ने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का ही कमाल था कि आइन की तामीर से जुड़ा हर वाकया यकीनी खाके में पेश किया जा सके। इस लिहाज से इस पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है। उन्होंने कहा कि ये बात आमतौर पर भुला दी जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर की अनोखी सलाहियत को पहचान कर ही कांग्रेस पार्टी उन्हें आईनी सभा में लाई थी। ये एक तारीख है। आइन के नजरियात और उसूलों को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी या एनडीए का नाम लिए बगैर कहा है कि आइन के जिन उसूलों जवाबित ने हमें दहाइयों से हौसला दिया है उस पर खतरा मंडरा रहा है, उस पर हमले हो रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर लोकसभा में भारत के आइन के तई अज़्म मुसम्मम के मौजू पर बहस में हिस्सा लेते हुए सोनिया गांधी ने हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा कि जिन लोगों को आइन में कोई यकीन नहीं रहा है, न ही उसकी तामीर में जिनका कोई किरदार रहा है, वो इसका नाम जप रहे हैं, उसके कायद बन रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जिन लोगों को आइन में कोई भरोसा नहीं है वो आइन के तई अपने अज़्म पर डटे रहने पर बहस कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। सोनिया गांधी ने अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुतनब्बह किया था कि कोई भी आइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे नाफिज करने वाले बुरे हो तो वो यकीनी तौर से बुरा ही साबित होगा, और कितना भी बुरा आइन क्यों ना हो लेकिन उसे नाफिज करने वाले अच्छे हो तो वो अच्छा साबित हो सकता है।
मरकजी हुकूमत के 2 सीनियर वज़रा राजनाथ सिंह और अरुण जेटली ने फिल्म अदाकार आमिर खान से लेकर अदम रवादारी का मसला बनाने वाले दिगर तमाम अफराद को तनकीद का निशाना बनाया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन आइन और बाबा साहब अम्बेडकर पर चल रही खुसूसी बहस में राजनाथ सिंह ने आमिर का नाम लिए बगैर उनको नसीहत देते हुए कहा कि दलित होने की वजह से अम्बेडकर को बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुल्क छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उनके इस बयान पर अपोजिशन ने शोर शराबा किया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत में सेकुलर लफ्ज का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने इसको आइन की तजवीज में शामिल करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जरूरत होती तो अम्बेडकर ने पहले ही इसे आइन में शामिल किया होता। राजनाथ सिंह से पहले मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली ने भारत को अदम रवादार बताने वालों से कहा है कि भारत दुनिया का सबसे मोतदिल जमहूरी मुल्क है, जहां इख्तलाफात के साथ साथ नकली इख्तलाफात के लिए भी बहुत कुछ जगह है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो जाएगी। इंसदाद यौम शराब के मौके पर महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग में नीतीश कुमार ने एक अहम फैसला लेते हुए रियासत में अगले माली साल यानी 1 अप्रैल 2016 से शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला लिया है। इजलास के बाद नीतीश कुमार ने शराबबंदी की सिफारिश करती है। गौरतलब है कि बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल वजीर आला नीतीश कुमार ने हुकूमत बिहार की इंसदाद शराब पॉलिसी में बड़े बदलाव का वादा किया था। नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अगर फिर से बिहार में उनकी हुकूमत बनती है तो वो खवातीन के मुतालबे पर कोई बड़ा फैसला लेंगे। बिहार में पैदावार और इंसदाद शराब महकमे से रियासती हुकूमत को सालाना 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। आमिर खान 2002 से ही नरेंद्र मोदी के विरोधी है, इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी हल्ला बोल होगा तो उनका उसे सहज समर्थन होगा। तभी बुनियादी सवाल है कि इधर उधर के बहाने पेतरे चलने के बजाय नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बौद्धिक सेकुलर जमात सीधे राजनीति में क्यों नहीं आ जाती। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। 13 साल पहले गुजरात में हुए फसादात पर जैसी बहस इस मुल्क में हुई उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। आजादी के बाद भारत में हजारों फिरकावाराना फसादात हुए। मारे गए लोगों की तादाद की बुनियाद पर भी गुजरात से बड़े फसाद इस मुल्क में हुए हैं, लेकिन उन पर बहस और उस वक्त रियासत या मरकज में बरसर इक़्तिदार लीचान को जिम्मेदार ठहरा कर उसे सजा दिलाने की वैसी मुहिम नहीं चली जैसा गुजरात में चली थी। ठीक वैसे ही अदम रवादारी के कुछ मामूली वाकयात भारत में हमेशा होते ही रहते हैं, लेकिन उसके लिए वजीर आजम को जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ मुहिम चलाने की कोई मिसाल इससे कबल नहीं है। तभी ये वक्त मुल्क में चल रही अदम रवादारी की तमाम बहस बुनियादी तौर से नरेंद्र मोदी मुखालफत की बहस में तब्दील हो गई है। जिस तरह गुजरात फसादात की मुखालफत और मोदी मुखालिफ एक हो गए थे, उसी तरह अदम रवादारी की मुखालफत मोदी की मुखालफत बन गई है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि मोदी मुखालिफ मुहिम ने अब अदम रवादारी मुखालिफ मुहिम की शक्ल अख्तियार कर ली है। गुजरात फसादात के बाद रियासत में लगातार 3 मर्तबा कामयाबी और उसके बाद मरकज में मिली जबरदस्त जीत ने फसादात के मामले में मोदी मुखालिफ की धार को कुंद कर दिया है। चुनांचे नया इशू अदम रवादारी का है। हालांकि अभी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि किसी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है और अदम रवादारी का मसला उठाने वाले सब लोग मिले हुए हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा इंतखाबात और उससे पहले भी मोदी का खुलकर मुखालफत करने वाले लोग अदम रवादारी के बहाने सरगर्म हो गए हैं। कोई लिबरल फिल्म डायरेक्टर, अदीब या फिर मुअर्रिख इस बहस में शामिल नहीं है। मुखालफत की कमान उन्हीं लोगों के हाथ में है जो पहले से मुखालिफ रहे हैं। तभी ऐसा लग रहा है कि गुज़िश्ता 1 साल से मुल्क में वैसा ही माहौल बन रहा है जैसा 2002 के बाद गुजरात में था, नरेंद्र मोदी के बिल्कुल मुखालिफ माहौल। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्नाटक या उत्तर प्रदेश में होने वाले कत्ल के लिए वजीर आजम से जवाब नहीं मांगा जाता। बहरहाल इस मुखालफत का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि मोदी के नाम पर इस मुल्क की शनाख्त और हजारों
हजारों साल पुराने रवायात पर कालिक पोती जा रही है। भारत को पाकिस्तान या किसी दूसरे अदम रवादारी वाले मुल्क की तरह ही पेश किया जा रहा है, जबकि इस वक्त मुल्क और दुनिया की जरूरत कुछ और है। इस वक्त तमाम दुनिया दहशतगर्दी और इस्लामिक अदम रवादारी पर बहस कर रही है। दुनिया एक नए किस्म के जंग की कगार पर है, जिसको तहजीब की जंग माना जा रहा है। पेरिस में हुए इंतहा पसंदाना हमले के बाद पूरा यूरोप जिस तरह से बेचैन है और जिस तरह का रद्द-ए-अमल हुआ है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। दहशतगर्द तंजीम आईएस दावा कर रहा है कि उसकी जड़ें ट्यूनीशिया से लेकर बांग्लादेश तक फैली हुई हैं, तो यूरोप के महाबली मुल्क रूस, फ्रांस वगैरह हम ठोक रहे हैं कि उन पर हमला करने वालों को जमीन की तह से तलाश कर हलाक किया जाएगा। अब दुनिया के मुहज्जब और रवादारी का दावा करने वाले मुल्क दहशतगर्दी को बाज़ाब्ता तौर से इस्लाम को अदम रवादारी का नाम देने की बहस कर रहे हैं। इसके बरक्स भारत में चंद दानिश पर अपने एलानिया या गैर एलानिया एजेंडे के तहत भारत को ही अदम रवादार साबित करने में मसरूफ हैं, जो मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद हल्ला बोल जमात में आमिर खान के मतलब पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब विरोध के वैसे ही माहौल के बीच सरकार चलानी है जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री रहते चलाई थी। कांग्रेस और जिस सेकुलर जमात ने 12 साल मोदी का गुजरात में जीना हराम किए रखा, उसकी पुनरावृत्ति दिल्ली में होती लगती है। आमिर खान का बयान निर्णायक मोड़ है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, असहिष्णुता के मुद्दे के ऊपर जिस तरह एक के बाद एक जो अब बयान आ रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, उससे क्या ये नहीं लगता है कि वापस जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल था वो केंद्रीय राजनीति में केंद्र के स्तर पर बन रहा है? देखिए, जिन लोगों ने ये सब त्याग पत्र वगैरह दिए, मेरी उनमें से कुछ लोगों से बात हुई है। उनका कहना है कि हमने अभी पिछले 1.5 साल में केंद्र सरकार की ओर से कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा कदम या कोई ऐसा अध्यादेश नहीं देखा जिसके विरोध में ये सब हो रहा हो। यानी मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। जहाँ तक कुछ जो वारदात हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हुई, कर्नाटक में हुई, उसके लिए भी वो लोग वहाँ की राज्य सरकार को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो फिर ये बहस किस बात पर हो रही है? नहीं तो उसी नहीं, उसमें हाँ। उनका लोगों का कहना ये है कि ये बहस जो बीएचपी के या बजरंग दल के या भाजपा के कुछ नेताओं के जो बयान हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट जो कहते हैं वो, कुछ लोगों के बयान से हम लोग इस प्रकार से नाराज हैं और उसके कारण हम ये कह रहे हैं कि भाई ये असहिष्णुता का माहौल बन रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार के किसी कदम के खिलाफ इस प्रकार का कोई ये माहौल नहीं बन रहा। नहीं, ये सरकार नहीं, इसमें व्यक्तिगत तौर पर क्या ये नहीं लगता आपको कि अशोक वाजपेयी से लेकर आमिर खान, क्योंकि इन सब ने नरेंद्र मोदी को लेकर गुजरात के समय से स्टैंड लिया हुआ, बनारस के चुनाव से समय से स्टैंड लिया, इसलिए वो निज तौर पर, जो भले अंग्रेजी दा मीडिया हो ये हो, वो निज तौर पर हमला बना के माहौल बना रहे हैं। देखिए, अभी तक इनमें से किसी ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं वो तो सीधे नहीं, सीधे को लेकर चिंता रहती है ना। लेकिन उनकी जो मेरी समझ में आया, उनकी अपेक्षा ये है कि प्रधानमंत्री इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ अगर एक्शन ले लेते हैं या उनके बयान का प्रतिकार करते हैं, तो हमें लगेगा कि वो सचमुच में इनको समर्थन नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर बहस जो हो रही है, नहीं तो ये बहस क्या इस समय आप, क्योंकि 40 साल 45 साल से पत्रकारिता में है, 10 तरह की बातें, आपने कभी इस तरह की बहस, इस तरह की अपेक्षा बौद्धिक या इस जमात से कभी देखी सार्वजनिक विमर्श में? ये बात बिल्कुल साफ है कि 1984 के दंगों के बाद भी जो एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा दंगा था। क्या आपने दिल्ली में इस तरह का हल्ला देखा था? में किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति ने ऐसा माहौल बनाया नहीं था। और देश में दंगे और भी बहुत बार हुए, मुंबई में हुआ, लेकिन इस प्रकार का माहौल बनाने के पीछे राजनीतिक साजिश है। मुझे लगता है ये राजनीतिक साजिश से ज्यादा मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जैसे गुजरात में 12 साल तक नरेंद्र मोदी पर जो हल्ला बोल हुआ,
वैसा हल्ला बोल पिछले 2-3 महीनों से वापस सुविचारित ढंग से चालू नहीं हुआ, निजी तौर पर, मतलब भाजपा हाँ। भी नहीं और वो फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं, खुद नरेंद्र मोदी पर इनडायरेक्टली हो रहा है, ये आप नहीं मानते? देखिए, इनडायरेक्टली हो रहा है ये मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर अभी हमला करते हुए ये लोग भी डर रहे हैं, क्योंकि नहीं, वो डरने के कारण वो तो कोई निशाना कुछ और है। उनको ये लगता है कि अगर अभी हम नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना मारे तो उनके साथ जो जन समर्थन खड़ा है उसके कारण ये लोग अलग थलग पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर लग रहा है कि ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। उदाहरण के नाते आमिर खान पे, जो 2002 से कई बार बीच में बराबर नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्टैंड लेते रहे हैं, और लेना कोई बुरा नहीं, उनकी जैसी सोचे लेते हैं, लेकिन उन्होंने उस माहौल के हवाले जैसा पूरे देश के अंदर बवाल हुआ है, जो प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि अखिल भारतीय वो प्रतिक्रिया, तो ये नहीं लगता कि ये सचमुच में कुछ निज एजेंडा, कुछ निज सोच के चलते ये सब हो रहा है? देखिए, ये वही आमिर खान हैं जो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी से मिले, वो तो मिले, तारीफ की। हाँ। अब ये जो कलाकार लोग हैं इनका कभी समझ में नहीं आता है। एक दिन तो सरकार के समर्थन में अतुल्य भारत के लिए खड़े हैं, नरेंद्र मोदी को जाकर बधाई देते हैं, यहाँ तक कि वो तो गुजरात में भी नरेंद्र मोदी को बधाई देकर आए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कलाकार लोग जो हैं, जो कुछ तरह का माहौल बनता है उसमें कई बार वो बह जाते हैं। केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की 2019 की दृष्टि से ऐसा मुद्दा उठाओ जिस पर विपक्ष एकजुट हो जाए। आपके अपने खुद के पत्रकारिता के 45 वर्ष के जो अनुभव में इस तरह की राजनीति, इस तरह की घेरेबंदी, क्योंकि पहले भी सरकारें आई गई, कभी देखी, महसूस की, कोई इससे कोई पुराना किस्सा इससे तुलनीय बनता है? आप देखिए कि यूपीए के रिजीम में, खासतौर से यूपीए 2 के रिजीम में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा वो तो एनजीओ और तमाम उन लोगों ने किया। हाँ। नहीं, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा बना जिस पर कि पूरा का पूरा देश में एक जनमत तैयार हुआ और सरकार विरोधी। तो क्या ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो रहा है? नीतियों पर भी हमला नहीं हो पा रहा, तो इसलिए ये दूसरा मुद्दा एक होशियारी से खोजा जा रहा है। ऐसा एक मुद्दा उठाया जाए जिस पर एक तो विपक्ष एकजुट हो और जिसकी अपील कहीं ना कहीं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूर हो, ताकि उनका वोट बैंक फिर से वापस आए और विपक्ष एकजुट होकर 2019 में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस सब के बावजूद भी 2019 तक विपक्ष किसी एक नेता के नाम पर सहमत होगा। देखिए, अगर पूरा माहौल बने तो उसमें कोई भी नेता उभर जाता, कोई भी होता है, ये तो अशोक जी अपन ने कई बार देखा है। लेकिन फिर भी कोई एक नेता के इर्द गिर्द सब इकट्ठे हो पाएंगे, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें।